आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। प्रणाम। बोलो तुम लोग। प्रणाम। स्कूल जाते हैं? स्कूल जाते हैं आप लोग? तो टीचर गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो आप लोग क्या बोलते हैं? कोई स्कूल नहीं जाता? मेरा नाम भिक्षु संरक्षिता है और मैं धनबाद झारखंड से हूँ और वर्तमान में पिछले 46-47 दिनों से भारत भ्रमण पे निकला हूँ धम्म और ध्यान का प्रचार करने के लिए, और लगातार गांव-गांव जाकर लोगों से मिल रहा हूँ और नैतिक शिक्षा और ध्यान के ऊपर लोगों से बातचीत करने के लिए निकला हूँ और बातचीत ही कर रहा हूँ। मैं कोई भाषण देने नहीं आया, मैं बीच बीच में आप लोगों से बात भी करूँगा, इसीलिए आपको जवाब देना भी आपका कर्तव्य है। जिस तरीके से मेरा बोलना कर्तव्य है, तो बीच बीच में आप सभी भी जो मैं पूछूंगा उसका जवाब भी देते रहेंगे। और आप लोग स्कूल जाते हैं, मैंने पूछा तो कोई जवाब नहीं दिया। कोई नहीं जाता स्कूल? जाता है कि ना रे स्कूल? छोड़ दे ला। अरे किसी से पोयम नहीं पूछ रहे हैं। कोई नहीं बोल रहा है। क्या बोला है? कहीं वो ना बोले। डर लग रहा है कहीं पोयम ना पूछ ले। वो तबा लड़का बोलो ना कम से कम। आप लोग स्कूल जाते हैं? ना, कोई भी नहीं। चलिए कोई बात नहीं। मोबाइल वाला स्कूल पढ़ता है। क्योंकि अभी अभी मैं गांव का यही हाल है। अभी मैं लगातार गांव से होकर ही गुजर रहा हूँ। ज़्यादातर शहरों के लोगों को उतना बताने की ज़रूरत नहीं है जितना कि गांव के लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। कई गांवों से मैं गुजरा। आप यहाँ पे आ जाइए ना, यहाँ आके बैठ जाइए। ठीक है, इधर आइए ना, और आइए, ठीक। कैमरा में आ जाएगा, इधर आ जाइए। तो कई गांवों से होकर के गुजर रहा हूँ और खास करके महिलाएं मुझे गांव में रोकती है ज़्यादातर, और रोकने के पीछे का कारण है कि रोकने के तुरंत बाद बैठाती है, चाय नाश्ता भी पूछती है, लेकिन पूछती है इस कारणवश कि उन्हें मुझसे ज्ञान नहीं चाहिए। रोकने का कारण है हाथ दिखाना। हाथ दिखाना मतलब भविष्यवाणी देखना, वो लौंग देखना, चावल देखना, जंतर मंतर के लिए, इसके लिए ही मुझे रोकती है। वहाँ पे भी मैंने कुछ सवाल किए उन लोगों से, जो सवाल अभी आप सभी से भी करने वाला हूँ। मैंने उनसे पूछा कि इस बच्चे की आदत है मिट्टी में लौटने की, इस बच्चे की मिट्टी में लौटने की आदत है, और आप मुझे कह रहे हैं कि इसे साफ सुथरा करना है। तो मैं इसे साफ सुथरा करके नहला धुला करके अगर इसे अच्छा कपड़ा पहना दूं, 5 मिनट बाद क्या करेगा? हाँ, वही करेगा। फिर 5 मिनट बाद मिट्टी में ही लौटने लगेगा। तो मैंने पूछा कि आदत बदलवाना है या कपड़े बदलवाना है? आदत बदलवाना है या कपड़े बदलवाना है? हाँ, जवाब नहीं आ रहा आप लोगों से, महिलाओं से। आदत आदत बदलवाना है या कपड़े? हाँ, से ना बोल। बस यही चीज है, दिमाग में बैठा लीजिए कि वो जो झाड़ फूक करवाते हैं
जंतर मंतर बनवाते हैं या लौंग और चावल दिखवाते हैं या हाथ दिखवाते हैं, वो कपड़ा बदलवाने जैसा है। कपड़ा बदलवाने जैसा ऐसा है क्योंकि अगर आचरण ही बदल जाता, आचरण बदल जाता तो कपड़े बदलवाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो अगर झाड़ फूक पर कराने से अगर पूरी तरीके से ठीक हो जाता तो दोबारा तिबारा चौबारा क्यों जाने पड़ता है? जाहिर सी बात है कि आचरण नहीं सुधर रहा है, सिर्फ आप कपड़ा बदलवा रहे हैं। कपड़ा बदल रहे हैं, 2 दिन बाद फिर गंदा हो जा रहा है। मतलब झाड़ फूक करवा के आते हैं या कुछ भी दिखवा करके आते हैं, कुछ दिन के लिए ठीक रहता है और फिर खराब हो जाता है। अगर एक ही बार में अच्छा हो जाता तो मैं मानता कि चलो वही काम आप कीजिए कि हमेशा के लिए अच्छा हो गया, लेकिन अच्छा तो होता नहीं है। हमारे ही घर के पास एक बहुत ज्यादा शराब पीने वाले व्यक्ति, उनका शराब पीने से किडनी खराब हुआ, हॉस्पिटल गए, किडनी बोला डॉक्टर ने इसे निकालना पड़ेगा, ये एक किडनी खराब हो चुका है। किडनी निकाल दिया गया, इलाज चला, दवा चला, 6 महीना ठीक हो गए, पूरा स्वस्थ हो गए। 6 महीना में फिर दारू पीना शुरू कर दिए। तो क्या इलाज कराने से वो व्यक्ति ठीक रहेगा? वो इलाज कराना मतलब कपड़े चेंज करवाना है। तो क्या इलाज कराने से इंसान बच जाएगा? आदत आचरण में परिवर्तन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर उसी चीज से अगर कोई अमीर बन जाता, एक लड़का मेरा आधा किलोमीटर तक पीछा किया था, बोलता था बाबा मेरा हाथ देखिए ना, हाथ देखिए ना, कहीं मेरा नौकरी कब लगने वाला है। मैंने कहा बैठे रहो घर में, ज्वाइनिंग लेटर घर पहुंच जाएगा। घर में बैठे रहो, ज्वाइनिंग लेटर पहुंच जाएगा घर पे, मेहनत करने की जरूरत नहीं। अगर ऐसा रहता तो पूरी दुनिया गरीब रहती क्या? हाँ, पूरी दुनिया गरीब रहती, पूरी दुनिया अमीर हो गई रहती। अगर हाथ दिखाने से, जंतर मंतर पहना लेने से अगर कोई व्यक्ति अमीर हो जाता तो पूरी दुनिया अमीर हो गई रहती। फिर तो जंतर मंतर तो अंबानी सबसे ज्यादा पहनता। अंबानी को जानते हैं ना, भारत का सबसे अमीर व्यक्ति है। तो वो व्यक्ति तो ऊपर से लेकर नीचे तक जंतर मंतर ही पहने रहता है। उसके हाथ में किसी ने अंगूठी तक देखा हो तो कोई बता दे। उसके हाथ में अंगूठी तक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेहनत पे विश्वास करता है, कर्म कांडों के ऊपर नहीं। आगरा में मैं 2 साल रहा, वहां पे सामाजिक सेवा के तौर पे मैं वहां पे काम कर रहा था। तो आगरा में खास करके वहां पे जूते लटकाने की परंपरा है घर के बाहर। तो मैंने पूछा ये जूते क्यों लटकाए हुए हैं? तो बोल रहे वो नजर ना लगे इसीलिए। मैंने बोला एक तो घर नहीं है, ऊपर से नजर भी लग रहा है। घर तो है नहीं हमारे समाज के पास, लोगों के पास, ऊपर से भी नजर लग रहा है। तो सबसे ज्यादा तो नजर उसका लगना चाहिए जो अंबानी का शीश महल वाला घर बना हुआ है। उसको तो ऊपर से लेकर नीचे तक जूता ही जूता लटकाए रखना चाहिए ना। उसके पास तो ढेर सारा पैसे है ना, उसका घर बहुत बड़ा भी है। हाँ, 500 करोड़ का, कम से कम 500 करोड़ से ऊपर का उसका घर है। तो उसको तो ऊपर से लेकर के, ऊपर तल्ले से लेकर नीचे तल्ले तक तो जूता लटका के रखना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा नजर तो उसी को लगेगा। गांव में हमने देखा भी है कि टीका भी जब लगाते हैं तो काजल, तो हमने पूछा कि ये टीका क्यों लगाते हैं? तो नहीं, मेरा बच्चा को नजर लग जाता है। तब तो अंबानी को अपना बेटा को काजल में ही डुबका के रखना चाहिए। उससे ज्यादा नजर किसको लगेगा पहले बताइए? हाँ, गरीब और भिखारी घर में और गरीब और भिखारी समाज को नजर लग रहा है, तो अमीर वाला को तो काजल में ही डुबका के रखना चाहिए उसको। हाँ, उसके 2 बेटे हैं, वो तो काजल में ही डुबका के रखना चाहिए उसको, वो नजर ही नहीं लगता। ये जितने भी पाखंड और अंधविश्वास की जो चीजें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ गांव और देहातों और गरीबों के घर के हैं, जहाँ पे लोग मुफ्त का ही सब कुछ पाना चाहते हैं कि मुफ्त में बिना कोई कर्म किए हुए
हमारे पास घर भी आ जाए, हमारे पास नौकरी भी आ जाए, हमारे पास संपत्ति, गाड़ी, घोड़ा, बंगला सब आ जाए। ये सोच सिर्फ और सिर्फ देहात और गांव और गरीबों की ही सोच है। अमीर सिर्फ सोचता है कि हम मेहनत करेंगे और मेहनत के बलबूते ही उन चीजों को पाएंगे। अब जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ही झंडा लगा हुआ है। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने उस समय कहा था कि मैं अकेले दम पे इतना बदलाव ला सकता हूँ, तो मेरे समाज में जब पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ेगी तो समाज और ज्यादा उत्थान होगा। उन्होंने आंकड़ा भी बताया कि समाज में जिस दिन 1000 इंजीनियर, 1000 डॉक्टर और 1000 वकील हो जाएंगे, उस दिन समाज का उत्थान हो जाएगा। लेकिन समाज का उत्थान हुआ क्या? आज 1 लाख से ज्यादा इंजीनियर, 1 लाख से ज्यादा डॉक्टर, 1 लाख से ज्यादा वकील हो चुके हैं, लेकिन समाज का उत्थान नहीं हुआ है, जिस स्तर पे होना चाहिए नहीं हुआ है। इसका कारण क्या है? क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने जब बोला कि शिक्षित बनो, तो शिक्षित बनने का मतलब लोगों ने ये जो सोचा, माई एजुकेशन फॉर माई करियर, मतलब मेरे शिक्षा का महत्व सिर्फ नौकरी पाना है। और नौकरी लेकर के इंसान ने क्या किया? जो जितना ज्यादा भ्रष्ट है वो उतना ज्यादा, जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है वो उतना ही भ्रष्ट है। जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है वो उतना ही बड़ा भ्रष्ट है। कई जगह आप लोगों ने भी देखा होगा कि अगर हम, कई जगह लोगों ने गया कि अपने समाज का आदमी है, चलो अपना ही डॉक्टर है, उसके यहाँ चलते हैं क्लिनिक में, गया वहां पे डिलीवरी का केस लेकर के। अब डिलीवरी में अब नॉर्मल होने वाला है, ज्यादा लेबर पेन नहीं हो रहा, ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है महिला को, तो इंजेक्शन लगा देता है कि दर्द बढ़ जाए। और जब दर्द बढ़ जाएगा तो बोलेगा गार्जियन को जाकर के कि देखिए दर्द ज्यादा बढ़ गया है, पेट खोलना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा और माँ दोनों का जान का खतरा हो सकता है। अब जो नॉर्मल डिलीवरी हो सकता था 5000 रुपया में, वो अब लगता है 50,000 रुपया। और अगर दर्द ज्यादा है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा है, और कम करने का भी इंजेक्शन दे देता है। दोनों इंजेक्शन है वो लोगों के पास, तो शरीर हिलता ही नहीं है, बिल्कुल दर्द नहीं देता, तो भी जाकर गार्जियन को बोलता है कि देखिए लेडीज को दर्द ही नहीं दे रहा है, शायद बच्चा पेट में ही शांत हो गया है, जल्दी खोल के निकालना पड़ेगा। तो फिर पेट चिरता है, तो जो 5000 का है वो 50,000 का हो गया है। हाँ? गोपालगंज में एक वकील है जिसके बारे में मुझे वहां पता चला, 2 भाई के बीच में झगड़ा हुआ। अब झगड़ा हुआ तो दोनों में मारपीट हो गया। अब वो लोग सोचे कि चलो अपना बिरादर का आदमी है, वो लोग चमार था तो चमार के यहाँ गया कि चलो चलते हैं थोड़ा, गोपालगंज में जो वकील साहब है बड़े बड़े वाले, तो गया वहां पे। वो बोल रहा तुम्हारा भाई तुमको हाथ कैसे लगा दिया? हमको लगाता ना तो हम ये कर देते, वो कर देते, बढ़ा चढ़ा करके धारा बोला कि ये सारा धारा लगवा उसके ऊपर। अब एक भाई जब गया तो फिर दूसरा भाई को भी बुला लिया, बोलता देखो तुम्हारा भाई ये धारा लगवाया है, तुमको अगर जीतना है तो इससे बड़ा वाला धारा लगवाना होगा। तो एक एक धारा लगवाने का 20-20 हजार रुपया लिया। बड़ा धारा लगवाने का भी पैसा देना पड़ता है। बोल रहा अगर और ज्यादा उसको जेल में डालना है, सड़ाना है उसको, तो अपनी वाइफ से भी केस करवा दो कि मेरी वाइफ का ब्लाउज फाड़ा है। अब दोनों आज के समय में दोनों जमीन बेच करके केस लड़ रहे हैं, दोनों भाई, और वो मजा से वो खा रहा है। तो वहां का एक व्यक्ति जो सामाजिक कार्यकर्ता था वो गया और जाकर उस वकील से बोलता है कि आपको तो आपके समाज का जब व्यक्ति आया था तो आपको तो समझाना चाहिए था दोनों भाइयों को, लेकिन आप समझाने की जगह पे क्या कर रहे हैं, और ज्यादा लड़ाई करवा दिए हैं। बोलता है हम लोग का काम ही यही है, वकील का धंधा यही है, इसी से हम लोग पैसा कमाते हैं। तो ये समाज जितना ज्यादा शिक्षित होते जा रहा है उतना ही ज्यादा भ्रष्ट भी है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ये नहीं कहना था कि माई एजुकेशन फॉर माई करियर, मतलब मेरे शिक्षा का महत्व सिर्फ नौकरी पाना नहीं है, माई एजुकेशन फॉर माई सोसाइटी, मेरे शिक्षा का महत्व मेरे समाज का उत्थान से है। अगर हम डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बने हैं तो मेरा दायित्व है इस समाज के बच्चों को ये बताना कि डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बना कैसे जाता है, कौन से सिलेबस ज्यादा अच्छे से पढ़ना चाहिए,
कौन से सब्जेक्ट पे ध्यान देना चाहिए, कौन से यूनिवर्सिटी और कॉलेज को चुनना चाहिए, स्कॉलरशिप कहाँ से भरना होता है ये बताना चाहिए। तो ऐसा कोई भी बातें वो नहीं बताते हैं, ये कोई भी बातें वो नहीं बताते हैं। तो शिक्षित बनो का जो पूरा का पूरा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो परिकल्पना थी वो लोगों ने फेल कर दी है। दूसरी चीजें उन्होंने एक बोला संगठित रहने के लिए, तो संगठित रहने के नाम पे लोगों ने संगठन बनाना सोच लिया, मतलब सुन लिया कि संगठन बनाना है। अब 6000 जातियां हैं पूरे भारत में, 6000 जातियों को इकट्ठा करने के लिए 50,000 संगठन बनाए गए। अब 6000 जातियों को अगर 50,000 संगठनों में एकत्रित भी कर लीजिएगा तो कितने टुकड़ों में बटे आप? 50,000 ज्यादा कि 6000 ज्यादा? 10,000 ज्यादा। तो समाज जितना ज्यादा इंसान पढ़ लिख रहा है उतना ही ज्यादा और भ्रष्ट हो रहा है। और संघर्ष की तो बात ही नहीं करना है। जब इतना ही शिक्षित बनो और संगठित वाला ही गलत हो गया तो संघर्ष कहाँ से होगा। तो इसीलिए मेन चीजें ये है कि कमियां कहाँ से आ रही हैं, क्या कमी आ रही है जिसके वजह से ये शिक्षित होने के बाद भी भ्रष्ट हो रहे हैं, और क्या दिक्कत आती है जो एक गरीब गरीब ही रह जा रहा है। दोनों चीजों के जो कारण है एक ही है, एक पढ़े लिखे का भ्रष्ट होना और एक व्यक्ति का सफल ना होना शिक्षा के क्षेत्र में, दोनों का कारण एक ही है और वो है नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा, एक शिक्षा जो स्कूल में मिलती है, कॉलेज में मिलती है, यूनिवर्सिटीज में मिलती है, लेकिन नैतिक शिक्षा के जो गुरु है वो माँ बाप होते हैं। हर बच्चे के माँ बाप और उसका घर का और परिवार ही होता है। और मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों का कहना है, वैज्ञानिकों का, कि 5 साल के बच्चे तक का, 5 साल की उम्र के बच्चे तक 3/4 दिमाग का विकास हो जाता है। 3/4 मतलब पूरे के पूरे बाकी के जीवन वो सिर्फ 1/4 को बढ़ाने में काम करता है। 3/4 पहले ही हो जाता है। अब 5 साल तक के बच्चों के दिमाग में हम जो चीजें डालेंगे वही बड़ा होकर के इनका विचार बनेगा। 5 साल तक के बच्चों के दिमाग में डाला क्या जा रहा है? 5 साल तक के बच्चों के दिमाग में डाला क्या जा रहा है? नैतिक शिक्षा के नाम पे वो अपने पिता से क्या सीख रहे हैं? ये बच्चे अपने पिता से क्या सीख रहे हैं? ये बच्चे जानते हैं कि जो मेरे पिता है, मेरे चाचा है, मेरे दादा है, मेरे बड़े पापा है, छोटे पापा हैं, ये कोई भी गलत काम नहीं करते, क्योंकि हमारी छोटी छोटी गलतियों पे ये टोकते हैं, हमें समझाते हैं। इसका मतलब मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरे दादा बहुत अच्छे हैं, ये कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते। तो ये जब देखते हैं अपने पापा को, अपने चाचा को, अपने दादा को दारू पीते हुए, सिगरेट पीते हुए, ताड़ी पीते हुए, खैनी खाते हुए, गुटखा खाते हुए, तो इनको लगता है कि मेरे पापा बहुत अच्छे काम कर रहे होंगे, क्योंकि जो मेरे से बड़े हैं वो गलत काम नहीं कर सकते हैं। जो मुझे छोटी छोटी गलतियों पे टोक रहा हो वो व्यक्ति गलत काम कैसे कर सकता है? क्योंकि एक कहानी है कि एक संत के पास एक माँ गई और जा करके उस संत से कह रही है कि देखिए ना, मेरा बच्चे को गुड़ और चीनी खाने का बड़ा आदत है, इसको समझाइए। तो वो बोलता है संत की ठीक है, 1 हफ्ते बाद आना। 1 हफ्ते के बाद गई तो संत बोलता है 1 हफ्ते बाद और आना। फिर 1 हफ्ते बाद गई तो बोला 1 हफ्ते बाद और आना। तीसरा सप्ताह जब वो गई तो संत ने बच्चे को बुला के कहा, देखो गुड़ चीनी नहीं खाना चाहिए, पेट में कीड़े होते हैं, गुड़ खाना ज्यादा अच्छी बात नहीं है, मत खाना है। संत ने ये बात बोला और माँ जो थी वो और ज्यादा आग बबूला हो गई, मतलब और ज्यादा गुस्सा हो गई। बोलती है जब यही बात बोलना था तो 3 सप्ताह 21 दिन के बाद क्यों बोले? यही बात जब बताना था तो 21 दिन के बाद क्यों बता रहे हैं? पहले दिन बता देते। तो संत ने बोला 21 दिन मुझे छोड़ने में लगा है, मुझे खुद गुड़ खाने का आदत था, 21 दिन तो मैंने अपना गुड़ छोड़वाने के पीछे लगा,
जब मैंने गुड़ छोड़ दिया तब मैंने बच्चे को कहा कि गुड़ नहीं खाना चाहिए। मैं खुद गुड़ खा रहा हूँ और दूसरे को कहूंगा गुड़ नहीं खाना चाहिए, और मैं खुद गुड़ खाने का आदी हूँ, तो क्या वो बच्चा क्या सीखेगा? ये तो दिखावा हो गया ना। हम गुड़ खाएं और बच्चे को कहे गुड़ नहीं खाना चाहिए। तो आज का हाल यही है कि बच्चे को माँ बाप सिखा रहा है कि बेटा दारू नहीं पीना, और बाप खुद दारू पीकर टल्ली है। बाप खुद गुटखा, शिखर, तंबाकू सब कुछ ले रहा है और बेटे को कह रहा है बेटा ये सब नहीं करना चाहिए। तो बेटा कहेगा नहीं करना चाहिए तो आप काहे कर रहे हैं? जब आप कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? और गलत है तो आप क्यों कर रहे हैं? तो ये बच्चे क्या करते हैं, बच्चे वही चीजें सीखते हैं। रहने दीजिए। बच्चे जो है अपने माँ बाप से ही सीखते हैं। इन्हें लगता है कि मेरे माँ बाप जो बोल रहे हैं, अगर हमें बोल रहे हैं तो वो गलत काम नहीं कर सकते। तो ये देखते हैं कि मेरे पिताजी सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं या बीड़ी पीते हैं, तो अपने ही पिता के पॉकेट से डब्बे में से एक सिगरेट गायब कर लेता है कि चलो हम भी थोड़ा सा ट्राई करते हैं, कैसा लगता है। मेरे पापा, चाचा, दादा कर सकते हैं तो हम भी करते हैं। इतना अच्छा काम तो मुझे भी करना चाहिए। जो काम बड़ा होकर के दादाजी कर रहे हैं, वो काम, उतना अच्छा काम मुझे बचपन से करना चाहिए, क्योंकि उसे तो लग रहा है कि वो अच्छा काम है। तो एक बीड़ी गायब कर लेता है, तो एक सिगरेट गायब कर लेता है, थोड़ा सा पापा के चुनौती में से खैनी गायब कर लेता है और खाना सीख जाता है। हमारे घर के पास ही एक व्यक्ति है, मैं चूंकि स्पोर्ट्स में रहा हूँ, 4 टाइम नेशनल चैंपियन रहा राष्ट्रीय स्तर पे, तो मेरा बहुत ज्यादा फोकस रहता था कि मेरे एरिया के भी बच्चे खेल कूद में आगे जाए। तो मैं अपने मोहल्ले के लड़कों को 4 बजे भोर में उठा करके ले जाता था एक्सरसाइज करवाने। तो वो कह रहे देखो तुम मेरे बेटे को बिगाड़ो मत, हम अपना बेटा को इंजीनियर बनाना चाहते हैं और तुम खेल कूद में ले जाते हो इसको। तो मन नहीं लेके जाएगा। मेरा मम्मी से जाके कंप्लेन कर दिया। मम्मी बोल रही है क्यों लेके जाते हो उसको, अपना बेटा को इंजीनियर बनाना है, तुम खेल कूद में क्यों ले जाते हो? मैंने बोला ठीक है, नहीं ले जाते। जब मैं ले जाना बंद कर दिया, नहीं ले जाना बंद कर दिया, तो कुछ दिन के बाद वो व्यक्ति खैनी बेचने का कारोबार ही करता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ कुछ कामों में जब जब वो बिजी रहे, तो अपने बेटे को ही खैनी दुकान पे बैठा दे। तो धीरे धीरे उसका बेटा खैनी बेचते बेचते खैनी काटना सीख गया। तो उसके घर में गोदाम था, तो गोदाम में उसको बोला कि बेटा अब तो खैनी काटना सीख गया, तो गोदाम में बैठ के काटा करो, हम दुकान में बेचेंगे। तो गोदाम में काटते काटते, खैनी काटते काटते खाना सीख गया। तो मैंने, मेरे घर के बगल का ही है, तो मैंने उसको देखा, मैंने बोला ये कहाँ से सीखा? बोलता क्या करें, गोदाम में बैठे बैठे हम खैनी काटते काटते हमको नशा चढ़ जाता था, तो सोचे कि खा लेंगे तो नशा नहीं चढ़ेगा। तो एक खिली खाए, वहीं चीते गिर गए पहला दिन। अगला दिन से फिर धीरे धीरे खाना शुरू किए, तो अब आदत हो गया है, अब हमको दिक्कत नहीं होता है। तो हम बोले छोड़ काहे नहीं देता है? बोलता नहीं, अब आदत हो गया है, बिना खाए हुए उतरवे नहीं करता सुबह सुबह। अब 2 साल के बाद जब मैं आगरा से गया वापस घर अपना, तो देखे ग्राउंड में हम खेलने जब गए, तो उसको देख रहे हो ग्राउंड में बैठ करके गांजा पी रहा था। तो मैंने बोला अब ये क्या है? खैनी के लिए तो बहाना कर लिया, अब गांजा के लिए कहाँ से बहाना करोगे? बोलता खैनिया का असर होना बंद हो गया था, अब थोड़ा इससे ज्यादा हाई डोज लेना था। मतलब खैनी खाने से अब नशा नहीं हो रहा था, तो इसीलिए गांजा पीना शुरू कर दिए। वो लड़का आज गांजा भी पीता है, खैनी भी खाता है, दारू भी पीता है, खिलाड़ी तो नहीं बना, इंजीनियर भी नहीं बना। आज उसके पिताजी, आज उसके पिताजी बीमार है, इसलिए बीपी का पेशेंट हो गए हैं, इसलिए क्योंकि वो बेटा इकलौता है और इंजीनियर बनाने निकले थे और बन गया नशेड़ी। कौन बिगाड़ा उन्हें? लेकिन माँ बाप नहीं मानते हैं ना। मैं ही जब इनके उम्र का था तो बदमाशी करता,
तो मम्मी क्या बोलती, ये बिगड़ कैसे गया है, मेरा बेटा तो सही है, फलानवा का बेटा बिगाड़ दिया है। तो मैं मोहल्ले के सारे गांव घरों में जाता, दूसरे को छोड़िए ना, आप आराम से बैठिए। तो मैं मोहल्ले के सारे घरों में जाता, तो सारी घर की माएँ यही बोलती कि मेरा बेटा सही है, फलाना का बेटा ने बिगाड़ दिया है। मेरा बेटा सही है, फलाना का बेटा ने बिगाड़ दिया है। अब ये बात मोहल्ले में 10 घर है और 10 घर की माताएं यही बात बोल रही हैं। तो वहां भी मैंने सवाल किया था और यहाँ भी आप लोगों से कर रहा हूं कि वो माताएं बताए कि वो फलाना का बेटा है कौन जो आपके बच्चे को बिगाड़ रहा है। कौन है वो फलाना का लड़का जो बिगाड़ रहा है आपके बच्चों को? कौन बिगाड़ रहा है? हाँ, कोई फलाना का बेटा नहीं है। लोग दोष अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। हमारा बेटा सही है। हर महिला यही बोलती है कि मेरा बेटा सही है, फलाना का बेटा बिगाड़ा है। और यही बात हर महिला बोलती है, तो ये फलाना का बेटा है कौन आखिर जो आकर बाहर से बिगाड़ दे रहा है? घर से ही वो बिगड़ रहा है, अपने ही बाप को शराब पीते हुए देख रहा है, गुटखा खाते देख रहा है, बीड़ी पीते, सिगरेट पीते, दारू पीते, ताड़ी पीते देख रहा है, जुआ खेलते देख रहा है। किसी और से क्यों सीखेगा? वो अपने घर में ही सीख रहा है। वो नैतिक शिक्षा के नाम पे उसके पास उसके पिता से मिल क्या रहा है? विरासत में वही चीजें मिल रही हैं। बचपन से देख रहा है वो अपनी माँ को कि छोटी छोटी चीजें हो रही हैं तो वो डॉक्टर के पास ना ले जाकर के झाड़ फूक के पास ले जा रहा है। तो इन बच्चों को ही बचपन से ही अंधविश्वासी उनकी माताएं बनाती है कि थोड़ा सा तबीयत खराब हुआ, ले गए डॉक्टर के जगह पे उधर झाड़ फूक कराने, तो हाथ दिखाने, तो फिर लौंग दिखाने, तो चावल दिखाने, तो जंतर मंतर दिखाने। बचपन से ही इन्हें बिगाड़ा जा रहा है। इनके दिमाग में वैज्ञानिक पद्धति डाली नहीं जा रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये नैतिक शिक्षा का। और एक जगह तो मुझे मोतिहारी में रोका गया शादी के समय। शादी में ही मुझे बुला लिया गया कार्यक्रम में कि शादी के समय तो 10 गांव के लोग आते हैं, आपको स्टेज पे से बातें रखनी है अपनी। मैंने बोला ठीक है। स्टेज के पीछे मुझे बैठाया गया, खाना खिला दिया गया, बोला गया कि थोड़ी देर के बाद हम स्टेज पे आपको बुलाएंगे। हमको तो नहीं बुलाया गया, लेडीज लोग पूरा का पूरा स्टेज को घेर ली और उसके बाद एक से एक मिर्जा गालिब के शायरियां गालियों में पिरो करके, माँ बहन की गालियां में पिरो करके बोली जा रही थी। मतलब एक से एक छटी हुई गालियां स्टेज से दी जा रही थी। अब मुझे ये बताइए, ये 5 साल के बच्चे गालियां कहाँ से सीख रहे हैं? क्या जब आप गालियां देती हैं तो ये बच्चों के कान में रुई डाला हुआ रहता है क्या? हाँ, तो वही सीखता है। जब आप गालियां एक से एक गंदी गालियां दे रही होती हैं तो ये बच्चे के कान में रुई डाला हुआ रहता है क्या? वहीं से गालियां सीखते हैं। लेकिन यही चीज है ना, जब ये छोटे होते हैं और माँ बहन की गालियां तोतला के देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। गालियां जब ये बच्चे में तोतला के देते हैं तो अच्छा लगता है सुनने में। और बड़े होकर के जब आप ही को गाली देना शुरू कर देते हैं तब बोलते हैं फिर फलानवा का बेटा सिखा दिया है। जब अपने को गाली मिलता है सुनने के लिए तो फिर बोलते हैं कि फलानवा का बेटा सिखा दिया है, जबकि ये गालियां एक से एक वो अपने माँ बाप से ही सीख रहा है। एक जगह गांव में मैं रुका तो एक वहां की महिला बोल रही थी, वहां की एक महिला बोल रही थी कि जब मैं अपने बच्चे को डांटती हूँ या नहीं पढ़ने पे उसे पिटाई लगता है, चला लीजिए मोबाइल, आप लोगों तो कोई है ही नहीं।
क्या करना है अमल करो ना। कम सीखो समझो, तो अभियो से जागरूक हो ना। कौन सी ज्ञान ठीक है, तो खाली ध्यान है जब उन्हें बुढ़वा हुआ मोबाइल जब छोड़ दीजिए, रहने दीजिए उन लोगों को। तो महिला बोल रही थी कि मैं जब अपने बच्चे को डांटती हूँ या एक थप्पड़ लगा देती हूँ, नहीं पढ़ाई करता है, तो मेरा बेटा उल्टे बोलता है कि ठीक करते हैं तो पापा जो तुमको लतियाते हैं जुतियाते हैं। तो हम बोले ये बात है, आपका वो बच्चा आपको ऐसा क्यों बोलता है? तो इसीलिए बोलता है कभी कभी मेरे हस्बैंड आते हैं और दारू पी के हमको गाली देते हैं और हमको कभी कभी जूता चप्पल से मार देते हैं, थप्पड़ से मार देते हैं, और वही ये देख लिया है। तो जब हम इसको मारते हैं तो इसको गुस्सा आता है और गुस्सा में यही बात बोलता है कि ठीक करते हैं पापा तुमको मारते हैं। तो आप अपने बच्चे को सिखा क्या रहे हैं? मतलब प्रेम करना है बंद कमरे में और गाली गलौज और मारपीट करना है खुले में। इन बच्चों को सिखा क्या रहे हैं? ये बच्चे आपकी इज्जत कैसे करेंगे? जो बच्चा अपनी माँ को मार खाते हुए देख रहा है और बाप को पीटते हुए देख रहा है, वो बच्चा अपनी माँ बाप की इज्जत करेगा क्या? करेगा? कभी नहीं करेगा। क्या सिखा रहे हैं आप अपने बच्चे को नैतिक शिक्षा के मामले में? और ये नैतिक शिक्षा तो एक नंबर की है। दूसरे नंबर पे फिर आती है कॉलेज की शिक्षा, स्कूली शिक्षा। मैंने अपने घर के पास के एक व्यक्ति को कहा कि आप अपने बच्चे को पढ़ाते क्यों नहीं हैं? बैठ जाइए उठकर। उसके बाद हाँ तो फिर सो जाएगा तो चॉकलेट नहीं मिलेगा ना, चॉकलेट रखे हुए है। तो शिक्षा के मामले में मैंने उससे पूछा कि बताइए आप अपने बच्चे को पढ़ाते क्यों नहीं है? तो बोलता क्या करे, 500 रुपये हाजिरी मिलता है, इतना से मेरा घर का ही खर्चा खत्म हो जाता है, तो कैसे पढ़ाएंगे? मैंने बोला सुबह शाम मारते हैं, हम तो देखते हैं सुबह शाम मारते हुए, तो कैसे पौआ मिलता है? तो बोला 30 रुपया। हम बोले कितना बार मारते हैं? कम से कम 2 बार तो मारते ही होंगे। वो ज्यादा का तो गिनती नहीं है, 2 बार तो कंफर्म है, सुबह एक बार और शाम में एक बार। तो 30 रुपया 30 रुपया 60 रुपया दिन का हुआ। इधर का लोकल प्राइवेट स्कूल का फीस कितना है? सबसे कम प्राइवेट स्कूल का फीस हमारे तरफ तो 300-400 है, आप लोग तरफ कितना है? हाँ 300-400 है। अब 60 रुपया अगर एक दिन का है तो महीने का कितना हो रहा है? 1800। वो व्यक्ति 1800 का प्रति माह दारू पीता है। तो मैंने बोला 1800 का दारू पी जाते हैं और आपके पास 300 रुपया अपना बच्चा का फीस भरने के लिए नहीं है। 300 रुपया ज्यादा कि 1800 ज्यादा? तो 300 नहीं भरा सकता है। बोलिए ना, पढ़ाना नहीं चाहते, महत्व नहीं दे रहे शिक्षा को। बोलते जा। और मेरे घर में एक काम वाली आती है झाड़ू पोछा करने के लिए, बर्तन वर्तन धोने के लिए। तो मैं वो जब नहीं आती तो अपनी बेटी को भेज देती थी घर में झाड़ू पोछा करने के लिए। तो मैंने उससे पूछा एक दिन कि बताओ तुम पढ़ाई करती हो या नहीं? तो बोलती है नहीं करते हैं। मैंने बोला क्यों? तो मेरे पापा जितना कमाते हैं उससे तो दारू पी जाते हैं सारे पैसे का, और माँ घर घर में जो बर्तन मांजती है, झाड़ू पोछा करती है, तो उससे सिर्फ घर का खर्चा चल पाता है। हमने बोला अब क्या बोला जा सकता, बड़ा मजबूरी हो। अब नवरात्रि का समय आया, मेरे पापा से 5000 रुपया लेकर के गई एडवांस में कि मेरा हर महीना में 1500 रुपया करके काट लीजिएगा, 3 महीना 4 महीना में मेरा पूरा हो जाएगा। तो पापा मुझे बताएं कि वो 5000 रुपया एडवांस लेके गई है। तो अगले दिन जब आई तो मैंने पूछा 5000 एडवांस काहे ली थी? तो बोलती है कि 10वीं के दिन होता है ना गश्ती, गश्ती समझ में आता है ना, बलि चढ़ता है जो 10वीं के दिन। तो बोली कि 10वीं के दिन बलि चढ़ाना था, इसीलिए खसी खरीदे 5000 रुपया का। अब मुझे ये बताइए कि 300 रुपया के हिसाब से साल भर का 12 महीने का फीस कितना होता है? कितना होता है? 3600। 3600 ज्यादा कि 5000 ज्यादा?
हाँ 5,000 ज्यादा। तो 3600 रुपया में वो 5,000 में 3600 में ही 1 साल का फीस भर सकती थी वो, लेकिन एक दिन में खस्सी काट करके 5,000 रुपया खत्म। अब वो महिला आकर के कहे कि मेरे पास पैसा नहीं है इसीलिए हम अपने बच्चे को ना पढ़ा पाए, तो वैसे लोगों को क्या बोलना चाहिए? 5,000 रुपये का एक दिन में खस्सी काटने के पैसे है, लेकिन 3600 रुपया 1 साल का फीस भरने के लिए नहीं। और फिर आप कहेंगे कि गरीब भगवान ने हमें बना दिया है, नसीबे में ऐसा है, नसीबे खराब है जिसकी वजह से गरीब है। कर्म करना नहीं है, शिक्षा पे ध्यान देना नहीं है, अपने बच्चे को नैतिक शिक्षा देनी नहीं है, संस्कार देना नहीं है, पढ़ाई के लिए उस पर फोकस करना नहीं है, और नसीबे खराब है। आप घर में माहौल दीजिएगा तब ना, आप घर में माहौल दीजिएगा तो कैसे नहीं पढ़ेगा? हम लोग कैसे पढ़े हैं? मैं कहीं और से ऊपर से टपका थोड़ी हूं, मैं भी किसी घर से ही पैदा हुआ हूं, मेरे भी माँ बाप है, हम ऊपर से नहीं टपके हैं। अंबानी अडानी ऊपर से नहीं टपका है, यहीं बड़ा होकर के यहीं मेहनत करके बड़ा हुआ है। उसके घर के माहौल कैसे होंगे उस पर निर्भर करता है। जो अपने माँ बाप को ही, जो अपने दादा दादी को ही, जो अपने चाचा चाची को ही नशा करते हुए देखता हो, वो घर का माहौल ही नशा जैसा है, जुआ खेलने वाला हो, नशा वाला हो, उस घर में बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं ये बताइए मुझे। बच्चा पढ़ेगा कैसे? नहीं पढ़ेगा, इसको भेज दीजिए अमेरिका, इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। जैसा माहौल दे दिया जाएगा वैसा ही बच्चा हो जाएगा। बच्चा क्या है? बच्चा तो उस साना हुआ मिट्टी की तरह है, जैसे एक कुम्हार मिट्टी सान के रखता है ना, उसके तरह ये बच्चे हैं। कुम्हार जैसा उसको ढालेगा वैसी मूर्तियों में वो स्वरूप ले लेगा। तो ये बच्चे, यही बच्चे को अगर आप अभी अमेरिका भेज देते हैं, इनमें से यही बच्चे इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो बच्चे पढ़ेंगे तो ना हम पढ़ाएंगे, आप पढ़ाएंगे तो ना बच्चे पढ़ेंगे। गार्जियन से ऊपर से नीचे नियम आते हैं, जो नियम का फॉलो होता है उसके ऊपर भी ग्रेविटेशनल नियम लागू होता है, ग्रेविटी का, कि वो चीजें ऊपर से नीचे की तरफ आती है। जैसे बारिश ऊपर से नीचे आता है, तो घर में नियम और संस्कार भी ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। अगर माता पिता दादा दादी घर में नशा करते हो, बैठ करके हुक्का मारते हो और बोलेंगे पोता जा करके पढ़ाई करो, हाँ, दारू पी करके बाप कहे कि जगह बैठ के पढ़ो, बच्चा पढ़ने बैठा है तब तक बाप आकर के दम भर मार रहा है माँ को और माँ चिल्ला रही है, उस माहौल में बच्चा पढ़ेगा कैसे? हाँ, कैसे पढ़ेगा उस माहौल में जहाँ पे वो दिन भर देख रहा है बच्चा मेरे माँ बाप के बीच में झगड़ा हो रहा है, जहाँ पे सिर्फ नशा की चीजें हो रही है, सुबह से लेकर के शाम तक मेरा बाप नशा में पड़ा हुआ है दिन भर, उस घर में माहौल ही नहीं है, तो उस घर में बच्चा पढ़ेगा कैसे? क्योंकि हम लोग भी तो कहीं ना कहीं से पढ़े हैं ना, तो हमारे घर में वैसा माहौल था इसीलिए। तो घर का माहौल जैसा होगा तभी जा करके बच्चे सुधरेंगे। अब आप कहिए कि बीज जो है, बीजवा तो अच्छा ही है, बीजवा उगेगा तब ना, तो बीजवा तो उगबे करेगा, उसे अच्छा खाद और मिट्टी में डालिएगा तब ना। तो अच्छा खाद और मिट्टी कौन बनता है? घर का गार्जियन, घर का माहौल। कि बीज हम आपको कहीं भी डाल दीजिएगा उग जाएगा क्या? ये बच्चे बीज है, ये बच्चे बीज है। इन बीजों को जैसे जमीन में जैसे मिट्टी और खाद पानी दिया जाएगा वैसा ही बड़े होंगे ना। आप इसको शराब वाला खाद दीजिएगा तो ये क्या होंगे? हाँ, आप जो फसल ही उगाते हैं उसमें जाकर के आप नशे की चीजें डाल दीजिए, चावल में या गेहूं की जो भी खेती कर रहे हैं, क्या उग जाएगा? गेहूं, चावल उग जाएगा? जैसा जरूरत जैसा बच्चे का है उसको वैसा माहौल देना पड़ेगा, तभी जाकर के चीजें ठीक होंगी। और अगर सुधारना है तो अपने आप को सुधारना होगा, दूसरे को सुधारने से कुछ नहीं होने वाला है।
एक नियम लागू होता है पूरी दुनिया में, वो ये है कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा अनुशासित होगा, संकल्पित होगा, वही जीवन में सफल होगा। चाहे उसका उद्देश्य ही क्यों ना गलत हो, अगर किसी व्यक्ति का उद्देश्य गलत है और वो अनुशासित है और संकल्पित है तो वो सफल हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति उद्देश्य सही है और अनुशासित नहीं है और संकल्पित नहीं है तो वो सफल नहीं होगा। संकल्पित मतलब ठान, जिद्द होना कि मुझे ये चीजें करनी है तो करनी है, मुझे डॉक्टर बनना है तो बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है तो बनना है। संकल्पित होना कि मुझे इतने देर पढ़ाई करना है, अनुशासन लाना कि नहीं मुझे 4 बजे उठना है तो उठना है, इतने घंटे पढ़ाई करना है तो करना है। तो जब ये चीजें इंसान लागू करता है अपने जीवन में, तब जाकर के सफल होता है। बिना अनुशासन और संकल्प के कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में ना सफल हुआ था और ना कभी होगा। और जो लोग चाहते हैं कि हाथ दिखवा करके और जादू टोना करवा करके और जंतर मंतर पहन करके नौकरी लग जाएगा, वैसा समाज हमेशा से ही पीछे का पीछे रहने वाला है। किसी का घर में वो चीजें नहीं आने वाली जब तक मेहनत कोई ना कर ले तो, तब तक बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है। और बच्चों को सुधरते देखना है तो अभी इसे अपने आप को सुधार लीजिए, तो ही जाकर के बच्चे सुधरने वाले हैं। और इस अनुशासन को, ये संकल्प, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें है। और ये अनुशासन और संकल्प इतना आसानी से इंसान के अंदर नहीं आता है। कोई व्यक्ति ये भी चाहे ना कि मैं तुरंत शराब छोड़ दूं तो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसके लिए भी दृढ़ संकल्प लेना पड़ता है कि मैं इसे छोड़ूंगा। तो वो संकल्प और अनुशासन कहां से आएगा अपने अंदर में? वो संकल्प और अनुशासन इंसान के अंदर में कहां से आएगा? तो उसका तरीका गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले बताया कि कोई भी व्यक्ति अनुशासित और संकल्पित कैसे हो सकता है, उसका तरीका उन्होंने बताया। और वो तरीका आज भारत से विलुप्त हो चुका है। और वो चला कहाँ गया है? बड़े बड़े दूसरे बड़े बड़े देशों में चला गया है। चाइना, जापान, कोरिया, अमेरिका इन चीजों पे पालन कर रहा है और हमारा देश नहीं कर रहा। उस ध्यान पद्धति को जो बुद्ध ने बताया उस समय, वो आज भारत में कुछ जगहों पे सिखाया जाता है, जैसे बोध गया में। आप जब वहां जाएंगे, इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय ध्यान शिविर लगते हैं वहां पे, तो हमें वहां के गार्जियन अपने बच्चे को अमेरिका से, लंदन से, कैलिफोर्निया से, अफ्रीका से वहां भेजते हैं। मैं खुद गया हूं वहां पे। आप बताइए, वो इतना महत्व देते हैं कि वो उस उतने बड़े देश से यहाँ भारत में भेजते हैं। लेकिन भारत के लोग यहाँ बिहार में रह करके जान पा रहे हैं क्या? नहीं। आप वैशाली में होकर के वैशाली में मेडिटेशन सेंटर नहीं गए होंगे जहाँ ध्यान चलते हैं।